जिंदगी का ज्यादातर वक्त समुद्र की गहराइयों में ही बीता था, क्योंकि वो एक मछुआरा जो था। सरजू के पिता भी यही काम किया करते थे और उन्होंने ही सरजू को मछली पकड़ना सिखाया था। और अब सरजू इसी काम से अपना और अपने बीवी बच्चों का पेट पाल रहा था। माली हालत बहुत अच्छी तो नहीं थी, पर किसी तरह गुजारा चल रहा था। सुनो जी, आजकल आप बहुत कम मछलियां पकड़ कर ला रहे हो। ये तो घर में ही खप जाती हैं। बेचने के लिए तो ज्यादा कुछ बचता ही नहीं। ऐसे कैसे काम चलेगा जी? अरे भगवान, क्या करूं? जितनी मछलियां जाल में फंसेंगी उतनी ही तो लाऊंगा ना। पता नहीं क्या बात है, लगता है समुद्र में मछलियां कम हो गई हैं। कितनी सफाई से झूठ बोल लेते हो। तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ पता नहीं लगेगा? सच तो ये है कि तुम्हारा ध्यान मछली पकड़ने में रहता ही नहीं है। किशोर भैया ने सब बता दिया है मुझे। सच तो ये है कि तुम किनारे पर रहते ही नहीं हो। सच सच बताओ मुझे, सारा दिन कहाँ फिरते रहते हो? मैं कहाँ जाऊंगा? तू उस किशोर की बात सुन रही है जो खुद एक नंबर का आलसी है। मैं तो किनारे पर ही होता हूँ, बल्कि वो खुद मटर गश्ती करता होगा, इसीलिए तो मुझे नहीं देख पाता है। अच्छा, तो किशोर भैया मटर गश्ती करते हैं, फिर भी उनके पास तुमसे 4 गुना ज्यादा मछलियां होती हैं, वो भी हर रोज। सच क्या है मुझे अभी के अभी बताओ। क्या खिचड़ी पका रहे हो? कोई सौतन तो नहीं पाल ली ना तुमने? अरे रजनी, तुझे क्या हो गया है? क्या नाप शनाप सोच रही है? मैं सच कह रहा हूं, मैं सारा दिन किनारे पर ही होता हूं। विश्वास कर मेरी बात का। ठीक है, तो तुम ऐसे नहीं बताओगे। मैं जा रही हूं, दोनों बच्चों को लेकर जा रही हूं मायके। अब तुम्हें छुप छुप कर मिलने की जरूरत नहीं है। ले आओ उसे घर और यहीं रखो। इतना कहकर रजनी गुस्से में वहां से चल दी और अंदर जाकर अपने और अपने दोनों बच्चों का सामान बांधने लगी। सरजू ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन रजनी ने तो जिद पकड़ ली थी। अब सरजू के पास सच कहने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। अच्छा ठीक है, बताता हूं, सब सच सच बताता हूं तुझे। पर पहले तू ये सामान बांधना बंद कर। तू जैसा सोच रही है असल में वैसा कुछ भी नहीं है। मेरा किसी के साथ कोई चक्कर नहीं है। हाँ, ये सच है कि मैं बस कुछ देर ही मछलियां पकड़ता हूं, लेकिन बाकी के वक्त मैं कुछ भी गलत नहीं करता। बल्कि मैं तो समुद्र के अंदर जाता हूं, पानी की गहराइयों में। हैं? कुछ भी मत बोलो तुम। समुद्र के अंदर कितना खतरा है, वहां ऐसे ही क्यों जाओगे तुम? और वहां जाकर करते क्या हो? रहने दो, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। मैं जा रही हूं। अरे तू रुक तो सही, ठहर जा। मेरे पास कुछ है जिसे देखकर तुझे मेरी बात पर भरोसा हो जाएगा। सरजू फौरन अपने कमरे में जाता है और वहां से एक पोटली लेकर आता है। उस पोटली के अंदर एक बड़ा और बहुत ही चमकीला मोती था, जिसे देखकर रजनी चौंक जाती है। ये कहां से मिला तुम्हें? ये तो... हाँ, ये वही खास मोती है जिसके चर्चे इस वक्त हर तरफ हो रहे हैं। ये मोती बहुत ही कीमती है और मैं इसे खुद ढूंढ कर लाया हूं। लेकिन ये तुम्हें कैसे मिल गया? इसके पीछे तो ना जाने कितने लोग हैं। मैंने सुना है शहर से एक बड़ा जहाज आया हुआ है और उसमें बड़े बड़े लोग आए हैं अपनी बड़ी बड़ी मशीनों के साथ, इसी मोती की तलाश में। हाँ, पर उन्हें ये नहीं मिला क्योंकि वो समुद्र के बारे में कुछ नहीं जानते। रजनी, असल में मेरे बाबा ने मरने से पहले मुझे इस मोती के बारे में सब कुछ बता दिया था। ये मोती एक खास सीप में मिलता है जिसे ढूंढ पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। मैं हर रोज समुद्र के अंदर काफी गहराई तक जाता हूं और इतने दिनों की मेहनत के बाद जाकर मुझे ये मोती मिला है। ये तो बहुत ही बढ़िया बात है जी। अब तो हमारे दिन ही संवर जाएंगे। चलो इसे जाकर जहाज वालों को दे आते हैं। वो लोग इस मोती के बदले हमें खूब सारा पैसा दे देंगे। नहीं, तुझे कुछ नहीं पता। बाबा ने बताया था कि गहरे समुद्र में ऐसे मोतियों का भंडार है और मुझे सिर्फ ये एक मोती नहीं बल्कि वो पूरा का पूरा भंडार चाहिए। लेकिन समुद्र में ऐसे ही जाना खतरनाक हो सकता है। वहां तो बड़ी बड़ी मछलियां भी होती होंगी ना? और नहीं तो क्या, बस जान हथेली पर लेकर जाता हूं मैं। बस एक बार मुझे
इन मोतियों के भंडार का पता चल जाए, उसके बाद मुझे ये खतरा हर रोज मोल लेने की जरूरत नहीं होगी। बस एक बात का ध्यान रहे, इस बारे में तेरे और मेरे अलावा किसी और को भनक तक नहीं लगनी चाहिए, समझी ना? इसके बाद रजनी ने कभी सरजू को ना तो कभी रोका और ना ही फिर कभी उससे कुछ पूछा। सरजू ने धीरे धीरे मछलियां पकड़ना बिल्कुल ही बंद कर दिया। वो शहर से आए उस बड़े से जहाज में साफ सफाई का काम करने लगा। इस काम के लिए उसे पैसे तो मिलते ही थे, साथ ही ऐसी चीजें भी आसानी से मिल जाती थी जिनकी मदद से वो समुद्र में पहले से भी ज्यादा गहराई तक आसानी से जा सकता था। फिर एक दिन, अरे ये चमक तो उस मोती जैसी ही लगती है। लगता है मुझे जो चाहिए वो मिलने वाला है मुझे। सरजू उस रोशनी की तरफ बढ़ने लगता है। वो जगह वास्तव में वही थी जिसकी तलाश सरजू को न जाने कब से थी। वहां सीपियों का भंडार था जिनमें से वो कीमती मोती जगमगा रहे थे। सरजू की खुशी का तो जैसे ठिकाना ही नहीं था। उसकी मंजिल उसके सामने थी, लेकिन वहां तक पहुंचना इतना आसान भी नहीं था। रुक जाओ, तुम इससे आगे नहीं जा सकते। सरजू का रास्ता रोकने वाली वो एक जलपरी थी, जिसे देखते ही सरजू के होश उड़ गए। तुम? अरे तुम तो नहीं, ये जरूर एक सपना है, ये सच नहीं हो सकता। ना तो ये कोई सपना है और ना ही तुम्हारा वहम। मैं एक जलपरी ही हूँ और मेरा नाम मीना है। अरे वाह, यहाँ जलपरियां रहती हैं। मुझे ये बात तो पता ही नहीं थी। यहाँ बहुत सी जलपरियां रहा करती थी, लेकिन अब सिर्फ मैं ही बची हूँ। तुम इंसानों ने इस समुद्र में इतना जहर घोल दिया है कि एक एक करके सारी जलपरियां मरने लगी। बस मैं ही किसी तरह बच पाई हूँ। जहर? कैसा जहर? झूठ मत बोलो, यहाँ किसी ने कोई जहर नहीं डाला। अच्छा, तो समुद्र के अंदर इतना सारा कचरा कहाँ से आया? ये तुम्हारे लिए सिर्फ कचरा होगा, पर हम समुद्री जीवों के लिए तो ये जहर ही है। और सिर्फ इससे काम नहीं चला तो तुम हमारी धरोहर भी लूटने चले आए। मैं जानती हूँ तुम इन मोतियों को हथियाने आए हो, पर मैं तुम्हें ऐसा हरगिज नहीं करने दूंगी, समझे? मीना, मैं मानता हूँ कि हम इंसान अपने लालच के आगे किसी का भला बुरा नहीं देखते, लेकिन मेरा यकीन करो, मैं बाकी इंसानों जैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं तो बस इन मोतियों के भंडार को एक बार देखना चाहता था, बस। अगर ऐसा है तो अब तो तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई होगी। अब जाओ, वापस चले जाओ। और हाँ, एक बात याद रहे, इस जगह के बारे में या फिर मेरे बारे में किसी को कुछ मत कहना, कभी मत कहना, वरना। सरजू इतना तो समझ गया था कि वो अकेला उस जलपरी का मुकाबला नहीं कर सकता था। उसने उस वक्त वापस जाने में ही अपनी भलाई समझी, लेकिन मोतियों के उस असीम भंडार को देखने के बाद उसका लालच बहुत बढ़ चुका था। समुद्र की गहराइयों में उसने जो कुछ देखा था, उसने फौरन जाकर जहाज के लोगों को बता दिया। देखो भाई, बात साफ है, उन मोतियों में से 80% मुझे मिलेंगे। मैं तभी तुम लोगों को वहां लेकर जाऊंगा। अगर सौदा मंजूर हो तो बात करो, वरना मैं अकेला ही। नहीं, हमें तुम्हारी शर्त मंजूर है। ये हमारे माहिर तैराक हैं और पानी के अंदर हथियार चलाना भी जानते हैं। इन्हें अपने साथ ले जाओ और जल्दी से उन मोतियों के साथ साथ उस जलपरी को भी यहां लेकर आओ। तुम्हें जितने मोती चाहिए तुम रख लेना, पर वो जलपरी वो हमें ही चाहिए। सरजू ने सोचने में एक पल भी नहीं लगाया और उन तैराकों के साथ वापस उस जगह पहुंच गया जहां उसने मीना और उन मोतियों को देखा था। ये क्या? ये तो वही जगह है, लेकिन वो कहां गई? और वो मोती? पिछले 5 घंटों से इधर उधर घुमा रहा है। सच सच बता, तू हम सबको पागल तो नहीं बना रहा? नहीं, मैं सच कह रहा हूं, वो यही जगह थी। लगता है मीना को मुझ पर शक हो गया होगा और उसने ही। चलो रे, ये पागल है और हमें भी पागल ही बना रहा है। यहाँ कुछ भी नहीं है, ना कोई मीना और ना ही कोई मोती। सभी तैराक किनारे पर वापस आ गए, लेकिन सरजू वो समुद्र में ही मीना और मोतियों की तलाश में घूमता रहा।
तैरते तैरते वो काफी दूर निकल आया। तभी अचानक बचाओ, कोई बचाओ मुझे। मीना, तुमने मुझे बचाया? हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। मुझे मालूम था कि तुम वापस जरूर आओगे। तुम्हारा लालच तुम्हारी आंखों में देख लिया था मैंने, इसीलिए सारे मोतियों के साथ मैं वहां से चली गई। मैं चाहती तो तुम्हारे किए की सजा तुम्हें अभी मिल सकती थी, लेकिन सच तो ये है कि तुम इंसान भले ही हम समुद्री जीवों से कितनी भी दुश्मनी निभाओ, लेकिन हम तुम्हारे जैसे नहीं हैं। मुझे माफ कर दो मीना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे एहसास हो गया है कि लालच में आकर मैं कितनी बड़ी गलती करने जा रहा था। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अब कभी यहाँ दोबारा नहीं आऊंगा, ना अकेले और ना ही किसी के साथ। इतना कहकर सरजू वापस किनारे की तरफ तैरने लगा। मीना ने ना तो उसे रोका और ना ही उससे कुछ कहा, क्योंकि जैसे पहले उसने सरजू की आंखों से उसका लालच पहचान लिया था, ठीक वैसे ही अब उसका पछतावा और उसके वादे की